सही कहती थी कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए, मगर मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं किसी पक्षी से भी दोस्ती नहीं करूंगी। सुनहरी चील, तुम बहुत अच्छी हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी जाति के और भी बहुत पक्षी हैं, मगर वो बहुत घमंडी हैं। लेकिन तुम सबसे दोस्ती बनाकर रखती हो। कबूतर भैया, मैं उन जैसी नहीं हूँ। इस जंगल के सभी पक्षी बराबर हैं। उन दोनों की बातें एक पेड़ पर बैठे कालू कौवा और गोरी कौवी गौर से सुन रहे थे। कालू, इस चील की वजह से पक्षियों के अंडे और भोजन चुराना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस चील की वजह से हम भूखे ही रह रहे हैं। कालू, क्यों न हम सुनहरी चील का बुरे बास को बताएं। हाँ गोरी, वो बहुत घमंडी बास है। वो सुनहरी चील को छोटे मोटे पक्षियों के पास नहीं आने देगा। फिर वो दोनों वहाँ से भूरे बास के पास जाते हैं। अरे काले कौवो, तुम यहाँ क्यों आए हो? भूरे बास जी, हम तो आपके फायदे के लिए आए हैं। तुम्हें एक खबर देनी थी। क्या खबर देनी थी तुम्हें? भूरे बास जी, सुनहरी चील आपके खानदान का नाम खराब कर रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? हम दोनों ने अभी सुनहरी चील की बातें सुनी। वो मामूली पक्षियों से मिल रही थी और कह रही थी कि सभी पक्षी बराबर हैं। कौवों की ये बात सुनकर भूरे बास को बहुत गुस्सा आया। अरे, सुनहरी चील की इतनी हिम्मत कि वो मामूली पक्षियों से दोस्ती करे। कहाँ हम मांस खाने वाले पक्षी और कहाँ वो घास फूस खाने वाले। मैं अभी जाकर सुनहरी चील की माँ से बात करता हूँ। फिर भूरा बास सुनहरी चील की माँ के पास जाता है। वो सुनहरी चील की माँ को सारी बात बताता है। भूरे बास की बात सुनकर सुनहरी चील की माँ मुस्कुराई। भूरे, तुम तो जरा सी बात को अपने मन से लगा लेते हो। सुनहरी अभी छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो खुद समझ जाएगी कि वो एक चील है और बाकी सब मामूली पक्षी। इतनी जल्दी वो समझ जाए, अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हम चीलों का नाम खराब हो। उसे बताना होगा कि चील एक शिकारी होती है, दूसरे पक्षियों की तरह घास फूस नहीं खाती। ये कहते हुए भूरा बास वहाँ से चला गया। शाम होते ही सुनहरी चील अपने घर लौट आती है। सुनहरी, तुम्हें अब पक्षियों से मिलना जुलना बंद करना होगा। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा, लगता है तुम भूल गई हो, तुम एक चील हो। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम्हारे दोस्त कबूतर और चिड़िया जैसे हों। मगर माँ, वो सब मेरे दोस्त हैं। सुनहरी, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए। माँ, लगता है जरूर बुरा बाज आपके कान भर कर गया होगा। वो खुद तो ना किसी से दोस्ती रखता है और ना किसी को रखने देता है। जो भी हो, तुम कल उनसे नहीं मिलोगी। मगर अगली सुबह वो अपनी माँ की नजरों से बचकर अपने दोस्तों के पास चली गई। क्या हुआ सुनहरी, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? हाँ सुनहरी, तोता ठीक कह रहा है। तुम आज उदास क्यों हो? आज मैं अपनी माँ से छुप कर आई हूँ। हो सकता है कल मैं ना आ सकूँ। मेरी माँ ने आप सब पक्षियों से दोस्ती करने के लिए मना कर रखा है। मगर क्यों, हम में क्या बुराई है? वो कहती हैं कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों में करनी चाहिए, यानी अपनी ही जाति के पक्षियों में। तभी रानो चिड़िया वहीं ये सब सुन रही थी। वो वहाँ आई। सुनहरी चील, आपकी माँ हम पक्षियों के बारे में गलत सोचती है, लेकिन सुनहरी चील, तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। अब तुम भी मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही हो रानो? सुनहरी, मेरी बात को गलत ना मानो। मैं तो यही कह रही हूँ कि तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए और हमें अपनी माँ की नजरों से छुपकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सुनहरी, अगर तुम्हें हम पक्षियों से दोस्ती करनी है तो वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी माँ से झूठ बोलकर ये सब नहीं करना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो रानो। फिर सुनहरी चील वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा सुनहरी चील पर नजर रख रहे थे। वो तुरंत वहाँ से जाते हैं और भूरे बास को ये सब बताते हैं। ये बात सुनकर भूरे बास को बहुत गुस्सा आया। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो तीनों मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात के समय सुनहरी चील की माँ जंगल से होते हुए जा रही थी। वो तीनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। कौवो, रात का समय है, क्यों ना हम इसकी माँ को मार दें और इल्जाम उन मामूली पक्षियों पर लगा दें। इतना कहते हुए उन तीनों ने सुनहरी चील की माँ पर हमला कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो भूरे? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था।
वरना तुम माँ बेटी हम जैसे मांसाहारी पक्षियों का नाम खराब कर दोगे। फिर बूढ़े बाज और कौवा और कवि ने मिलकर सुनहरी चील की माँ को मार दिया। सुबह होते ही बूढ़े बाज ने सुनहरी चील को जाकर बताया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि उन पक्षियों से दोस्ती मत करो, उन्होंने तुम्हारी माँ को मार दिया। बूढ़े बाज की बात सुनते ही सुनहरी चील तुरंत अपनी माँ के पास गई। सुनहरी अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, तुम सही कहती थी कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों से करनी चाहिए, मगर मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मैं किसी पक्षी से भी दोस्ती नहीं करूँगी। अब सुनहरी चील अकेले अकेले रहने लगी। उसने पक्षियों से मिलना भी छोड़ दिया। एक दिन बूढ़ा बाज सुनहरी चील के पास आया। सुनहरी चील, ऐसे कब तक बैठी रहोगी तुम? जाओ, अपनी माँ का बदला लो। तुम जाओ और उन मामूली पक्षियों पर हमला करो। जाओ और उन्हें दिखा दो कि तुम एक शिकारी चील हो। फिर सुनहरी चील गुस्से में पक्षियों के पास गई। उसने एक पक्षी को घायल कर दिया। तभी मिठू तोता वहाँ आ जाता है। हट जाओ मेरे रास्ते से, जो भी मेरे रास्ते में आया मैं उसे मार दूंगी। तुम सब पक्षियों को खत्म कर दूंगी मैं। इतना कहकर सुनहरी चील वहाँ से चली गई। इसी तरह सुनहरी चील का खौफ पूरे जंगल में फैलने लगा। सब पक्षी डर से उसे शिकारी चील कहकर पुकारने लगे। इसी बात से परेशान होकर रानो चिड़िया ने पक्षियों को बुलाया। पक्षियों, सुनहरी चील का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया है। अब वो हम सब पक्षियों को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने सुनहरी चील को बहुत समझाया, मगर वो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कि वो मुझे मार देगी। जब से सुनहरी चील की माँ की हत्या हुई है, तब से वो बहुत गुस्से में आ गई है और वो अपनी माँ की हत्या का जिम्मेदार हमें मानती है। तभी हरियाली तोती वहाँ उड़ते हुए आ जाती है। मुझे पता चल गया है कि सुनहरी चील की माँ की हत्या किसने की थी। किसने की थी हरियाली? भूरे बाज और काले कौवों ने की थी, और ये बात मुझे पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू ने बताई है। फिर रानो चिड़िया सुनहरी चील के पास जाती है। सुनहरी चील, तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि भूरा बाज और वो काले कौवे हैं। मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? पुराने पेड़ पर रहने वाले उल्लू से पूछ लो। सारा जंगल जानता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। ये बात सुनकर सुनहरी चील उल्लू के पास गई। फिर उल्लू ने सारी बात सुनहरी चील को बता दी कि कैसे भूरे बाज और काले कौवों ने मिलकर उसकी माँ को बेदर्दी से मार दिया था। ये बात सुनकर सुनहरी चील की आंखों में आंसू आ गए। मैं भूरे बाज और कौवों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए सुनहरी चील भूरे बाज के पास जाती है। भूरे बाज के घर पहले से कौवा और कौवी भी बैठे हुए थे। तुम सबने मेरी माँ की हत्या की और मुझे मेरे दोस्तों के खिलाफ भड़काया। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए सुनहरी चील उन तीनों पर हमला करती है। सुनहरी चील हमला करते हुए उन तीनों बुरे पक्षियों को मार देती है। फिर सुनहरी चील जंगल के सभी पक्षियों से माफी मांगती है। घने जंगल में एक कौवी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। कौवी के पड़ोस में किसी का भी घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। अगर कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर अपना घोंसला बनाता तो कौवी उसे भगा देती। तोते, मोटी चोंच वाले, यहाँ तिनके क्यों इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि मैं इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। ये सुनते हुए गोरी कौवी आगे बढ़ती है और तोते के जमा किए हुए तिनके नीचे फेंक देती है। चल भाग यहाँ से, यहाँ मैं रहती हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं रह सकता। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कौवी के घर के पास ढेर सारा भोजन था, इसलिए उसे भोजन तलाश करने दूर नहीं जाना पड़ता था। अभी कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक चिड़िया उड़ते उड़ते उस दिशा में आ जाती है। ये पेड़ ठीक है, मैं इसी पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। ये सोचकर चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए शाम तक गोरी कौवी के आने से पहले पहले चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। शाम होते ही गोरी कौवी वापिस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखें, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी गुस्से में चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? चिड़िया सब समझ जाती है। उसे मालूम था कि कौवी अब उसे यहाँ से भगा देगी। चिड़िया झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाएं,
मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। बस आज की रात आप मुझे यहाँ गुजारने दें। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि अपने बच्चों को भोजन देती है। बच्चों, अब करीब करीब से भोजन खत्म हो गया है। कल मुझे भोजन लेने दूर जाना पड़ेगा। मम्मा, फिर तो हमें चील खा जाएगी। ये सुनकर कवि डर जाती है और चुप हो जाती है। अगली सुबह हो जाती है। आज कवि को भोजन लेने दूर जाना था। वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, कुछ देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। मगर मुझे तो आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप कहो तो आज मैं यहीं रह लेती हूँ। मेरे बच्चों का ध्यान रखना। फिर गौरी कवि भोजन की खोज में चली जाती है। पीछे से चिड़िया कवि के घोंसले में बैठकर उसके बच्चों की रक्षा करती है। थोड़ी ही देर बाद आसमान पर एक चील आ जाती है। बच्चों छुप जाओ, आसमान पर चील फिर रही है, आपको खतरा है। ये सुनकर बच्चे चिड़िया के साथ लिपट जाते हैं। कम बख्त, आज तो कोई भी छोटा बच्चा नजर नहीं आ रहा। कहीं और जाती हूँ। फिर वो चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कवि भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बच्चों को डरा हुआ देखकर कवि चिड़िया से पूछती है। चिड़िया, बच्चे इतना डरे हुए क्यों हैं? कवि बहन, जैसे ही आप बाहर गई तो पीछे से एक बड़ी चील आकर आसमान पर उड़ने लगी। मैंने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। हाँ मम्मा, वो चील बहुत बड़ी थी। गौरी कवि बहुत खुश होती है क्योंकि चिड़िया ने आज उसके बच्चों को बचा लिया था। कवि बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है। हाँ चिड़िया, अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। और फिर शाम को रानो चिड़िया मकई का एक भुट्टा लाती है और अपने घोंसले में बच्चों की दावत करती है। छोटे बच्चे मकई खाकर बहुत खुश होते हैं। मम्मा, चिड़िया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है। कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल भी ला कर दूंगी। गौरी बहन, आज रात बच्चों को मेरे पास छोड़ जाएं। मैं इन्हें कहानी भी सुनाऊंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम्हारे आने से हमारी खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। और फिर वो सब मिलकर खुशी से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थीं। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। वहीं एक छोटा कबूतर का बच्चा बारिश में भीगते हुए रो रहा था। तुम कहाँ हो माँ? मुझे तुम्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई। छोटे कबूतर ने ऐसा कहा ही था कि उसके कानों में गौरी कवि की आवाज टकराई। क्या हुआ छोटे बच्चे, तुम यहाँ बारिश में क्यों भीग रहे हो? तुम यहाँ बीमार हो जाओगे। मेरी माँ न जाने कहाँ चली गई है। मैं सुबह से अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। रात भी होने वाली है। तुम्हारी माँ का पता कोई बता सकता है तो वो साधु उल्लू है, जो घने जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है। चलो मेरे साथ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आंटी, आप पागल हो गई हो क्या? वो उल्लू मुझे खा जाएगा। बेटा, वो कोई और उल्लू नहीं बल्कि एक साधु उल्लू है। तुम नहीं जानते, वो बहुत बड़ा ज्ञानी उल्लू है। तुम एक बार मेरे साथ चलकर तो देखो। छोटे कबूतर के पास गौरी कवि की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो गौरी कवि के साथ सीधा साधु उल्लू के पास चला गया। मैं जानता हूँ बेटा, तुम अपनी माँ को ढूंढ रहे हो जो तुम्हें सुबह से नहीं मिल रही। आपको कैसे पता? बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं सादा उल्लू नहीं बल्कि एक साधु उल्लू हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ कहाँ है। तो साधु उल्लू, बताइए मेरी माँ कहाँ है? मैं बहुत चिंता में हूँ। तो जाओ, जंगल की महारानी चील की गुफा के बाहर तुम्हारी माँ बैठी हुई है और रो रही है। साधु उल्लू ने इतना कहा ही था कि वो कबूतर का बच्चा उड़ता हुआ गुफा के पास जाता है। उसने देखा कि उसकी माँ वहाँ बैठी रो रही है। तुम कहाँ गए थे मेरे बेटे? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रही हूँ।
माँ, मैं भी आपको सुबह से ढूंढ रहा था। मगर किकी, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? भला हो साधु उल्लू का, जिसने मुझे आपके बारे में बताया। अगले दिन किकी कबूतर ने जंगल के सभी पक्षियों को बताया कि उनके जंगल में एक साधु उल्लू आया हुआ है जो बहुत बड़ा ज्ञानी है। रानू चिड़िया और हरियाली तोती अपने घर में बैठी बातें कर रही थीं। तभी उड़ता हुआ कबूतर वहाँ आता है। क्या आप दोनों ने एक खबर सुनी है? कैसी खबर कबूतर भैया? हमारे जंगल में एक साधु उल्लू आया है जो बहुत ज्ञानी है। ये कहते हुए कबूतर ने सारी घटना बताई। कबूतर भैया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो महज एक इत्तेफाक होगा। भला उल्लू कब से साधु बन गए? मगर चिड़िया, मैं तो इस बात पर इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि मेरे बेटे की जान बची है। अगले दिन मिठू तोता कबूतर के घर जाता है। कबूतर, पूरे जंगल में अफवाह फैली हुई है, क्या ये बात सच है? हाँ मिठू तोते, ये बात सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा बेटा मुझे मिलेगा, लेकिन रात वो हमें मिल गया। कबूतर, क्या तुम मुझे साधु उल्लू के पास लेकर जाओगे? हाँ हाँ तोते, लेकर जाऊंगा, मगर तुम्हें क्या पूछना है? मुझे पूछना है कि मैं जंगल का अमीर और बहादुर पक्षी कब बनूंगा। फिर कबूतर और मिठू तोता उल्लू साधु के पास आते हैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? साधु उल्लू जी, मुझे ये जानना है कि मैं जंगल का अमीर और बहादुर पक्षी कब बनूंगा। साधु उल्लू तोते की ओर गौर से देखता है और बोलता है, तुम अमीर और बहादुर बाद में बनना, पहले तुम अपनी जान बचाओ। ये सुनकर तोता डर जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी जान खतरे में है, आज तुम पर कोई हमला करने वाला है। ये सुनकर मिठू तोता डर जाता है। ये सब बातें दूर बैठी रानू चिड़िया और हरियाली तोती भी सुन रही थीं। उल्लू साधु की ये बात सुनकर वो दोनों वहाँ आईं। ये सब बकवास है, तुम्हें इस उल्लू की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं चिड़िया, उल्लू साधु की बातों में सच्चाई है। मैं तो आज अपने घर से भी बाहर नहीं निकलूंगा। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला गया। तुम तो इस जंगल के नहीं हो, यहाँ से चले जाओ। क्यों हमारे जंगल में ये गलत अफवाहें फैला रहे हो? मगर उल्लू हरियाली तोते की बात सुनकर चुप कर जाता है। दूसरी ओर मिठू तोता डरा सहमा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक गीद गुजरा जिसकी नजर मिठू तोते पर पड़ी। बहुत दिनों से मैं शिकार के पीछे हूँ, मगर ये क्या, शिकार तो मेरे आगे बैठा हुआ है। इतना कहते हुए गीद ने मिठू तोते पर हमला कर दिया। मिठू तोता अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। वो सीधा रानू चिड़िया और हरियाली तोती के पास जाता है। क्या बात है मिठू तोता, ये आपको चोट कैसे लगी? मिठू तोता सारी घटना के बारे में रानू चिड़िया को बताता है। उल्लू साधु ने जो कुछ बताया वो सही निकला। मुझ पर एक गिद्ध ने हमला किया है। क्या वो गिद्ध हमारे जंगल का था? नहीं, मैंने उस गिद्ध को पहले कभी नहीं देखा, मगर वो उल्लू साधु जो कुछ बोलता है वो सच होता है। कुछ ही दिनों में ये खबर उड़ते उड़ते चील महारानी को भी मिल जाती है। महारानी चील अपने सलाहकार कालू से बोली, कालू कव्वे, ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, मैंने यही सुना है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये जानना चाहूँगी कि मेरे भविष्य में क्या लिखा है। फिर वो दोनों उल्लू के पास गए। मैंने सुना है कि तुम में कुछ शक्तियाँ हैं, तुम साधु उल्लू हो। आपने सही सुना है महारानी, मैं दूसरे जंगल में रहता था, मगर फिर सोचा क्यों ना आपके जंगल के लोगों को भी ज्ञान दिया जाए। ठीक है साधु उल्लू, तो बताओ मेरा भविष्य क्या है? साधु उल्लू महारानी को गौर से देखते हुए बोला, नहीं नहीं, ये क्या महारानी, आप पर खतरा मंडला रहा है। पास के जंगल के पास आप पर हमला करना चाहती है और आपको मारना चाहती है। अगर आप उनसे लड़ी तो आप हार जाएंगी। इससे अच्छा ये है कि आप ये जंगल छोड़कर चली जाएं। ये सुनकर चील महारानी डर गई और सलाहकार कव्वे से बोली, कालू कव्वे, मुझे इस उल्लू साधु की बातों में सच्चाई नजर आ रही है, चलो मेरे साथ। इत्तेफाक से ये बात रानू चिड़िया और हरियाली तोती भी सुन रही होती हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों महारानी चील के पास जाती हैं। महारानी, कुछ तो गड़बड़ है, आप ये जंगल छोड़कर ना जाइए। तुम चाहती क्या हो चिड़िया, कि मैं दूसरे जंगल के बाजों के परों मर जाऊं? नहीं नहीं महारानी, हमें उल्लू पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जंगल का नहीं है। वो पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे लगता है हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हाँ महारानी, मुझे तो वो दूसरे जंगल का जासूस लगता है। तुम कहना क्या चाहती हो चिड़िया? महारानी, मुझे लगता है कि हमें रात को उन पर नजर रखनी चाहिए, हमें कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा।
जिससे ये साबित हो जाए कि वो झूठा है। ठीक है चिड़िया, मगर अगर कोई ऐसी बात नहीं निकलती तो मैं रात को ही जंगल छोड़कर चली जाऊंगी। फिर वो सब उल्लू पर नजर रखने लगे। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी और गिद्ध वहाँ आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोरी। अगर तुम ना बताती कि वो उस कबूतर की माँ कहाँ बैठी है तो मैं ये कभी नहीं बता पाता और वो बच्चा समझा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ गिद्ध, तुमने भी योजना के मुताबिक उस तोते पर हमला किया। इससे पूरे जंगल में डर फैल गया। तभी अचानक वहाँ बाज आ जाती है। ये सब मेरी ही योजना थी उल्लू, तुम्हें मैंने ही यहाँ भेजा था। मैं जंगल के पक्षियों को दिखाना चाहता हूँ कि बगैर मारे ही बुद्धि से हराया जा सकता है। देखा महारानी, ये सब एक चाल थी आपको यहाँ से निकालने की। ये सुनते हुए चील महारानी बाहर निकली और उस बाज पर हमला कर दिया और बड़ी ही दलेरी से उसने उस बाज को मार दिया। बाज को मरा हुआ देखकर वो तीनों पक्षी थर थर कांपने लगे। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गोरी, तुमने ये अच्छा नहीं किया और मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। कालू, मुझे माफ कर दो, मैं उल्लू की बातों में आ गई। नहीं गोरी, अब इसकी कोई भी माफी नहीं। तुम्हें भी बाकी पक्षियों के साथ ही जेल में बंद होना पड़ेगा। फिर चील महारानी उन तीनों पक्षियों को जेल में बंद कर देती है। आधी रात थी जब गोरी कौवी की तबीयत बिगड़ जाती है। जग्गू, जग्गू बेटा, मुझे मटके से एक गिलास पानी तो दो। जग्गू अपनी मम्मा को एक गिलास पानी देता है। तभी मुन्नी भी उठकर बैठ जाती है। मुन्नी रोने लग जाती है। मम्मा, मम्मा क्या हुआ आपको? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मुन्नी बेटा चुप कर जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। जग्गू बेटा, आधी रात हो गई है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं पता। मम्मा, आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा। भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। नहीं मुन्नी, तुम मम्मा के पास ही रहो, मैं चाहता हूँ, मैं किसी न किसी से पूछ लूँगा बुलबुल आंटी का घर। जग्गू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। जग्गू कौवा पहली बार रात को अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे मिठू तोते के घर से आवाजें आती हैं। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, वो मीठा फल कहाँ है जो आप शाम को लाए थे? क्या हुआ हरियाली, तुम तो रात को सोने भी नहीं देती। रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा खोलते हैं। आंटी, आंटी, मैं गोरी कौवी का बेटा हूँ, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो मैंने सोचा कि आपसे मदद मांगता हूँ। हाँ गोरी के बेटे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हरियाली चुप कर जाओ, हम इसकी कोई मदद नहीं करेंगे। वैसे भी वो गोरी कौवी हमेशा हमारा भोजन चुरा कर खाती रहती है। जाओ जग्गू, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हरियाली तोती और मिठू तोता दरवाजा बंद कर लेते हैं। जग्गू नाराज होकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो सीधा रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ जग्गू बेटा, आप आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, आंटी, मुझे आपसे मदद चाहिए थी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। क्या आपके पास बुखार की दवा है? जग्गू बेटा, मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मगर हाँ, बुलबुल से जरूर मिल जाएगी। आंटी, पर मुझे बुलबुल आंटी के घर का नहीं पता। चलो बेटा, मैं आपके साथ चलती हूँ। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी के बेटे जग्गू के साथ जाती है। बुलबुल भी अपने घर में सो रही थी। वो दोनों दरवाजा खटखटाते हैं, मगर बुलबुल दरवाजा नहीं खोलती। आंटी रुकें, मैं खिड़की से बुलबुल आंटी को बुलाता हूँ। फिर जग्गू कौवा खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी उठिए, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, मुझे बुखार की दवा दे दे। बुलबुल तुरंत उठ जाती है। माफ करना बुलबुल, हमने आपको इस समय तंग किया। ये गोरी कौवी का बेटा जग्गू है। गोरी कौवी को बहुत तेज बुखार है, आप उसे दवा दे दें। रानो बहन, कल मैं जंगल नहीं जा सकी, इस समय मेरे पास तो वो दवा नहीं है।
हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं दवा बना दूंगी। जग्गू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास रहें, मैं पहाड़ों से वो फूल लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी तो ये सब कुछ सीखना है। फिर जग्गू भी रानू चिड़िया के साथ पहाड़ों की ओर जाता है। अंधेरी रात में उड़ना बहुत मुश्किल था। रानू चिड़िया आगे आगे और जग्गू पीछे पीछे उड़ रहा था। वो दोनों उड़ते उड़ते पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की रोशनी में रानू चिड़िया को वो फूल दिखाई देते हैं जिसके बारे में बुलबुल ने उन्हें बताया था। जग्गू बेटा, यही है वो फूल, तोड़ लो इन्हें। फिर वो दोनों फूल तोड़कर वहाँ से वापस बुलबुल के घर जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकालकर दवा तैयार कर देती है। इन फूलों के रस का एक कतरा देने से ही गोरी कवि का बुखार ठीक हो जाएगा। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानू चिड़िया और जग्गू कौवा वापस जाते हैं। रानू चिड़िया भी गोरी कवि के घर जाती है। गोरी कवि बेहोशी में मुंह खोलती है और जग्गू अपनी माँ के मुंह में दवा के कतरे डाल देता है। भैया, क्या मामा अब ठीक हो जाएंगी? हाँ मुन्नी, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर में बुखार ठीक हो जाएगा। बच्चों, अब मैं घर चलती हूँ, तुम चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर रानू चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि को होश आ जाता है और वो बोलती है, जग्गू बेटा, तुम आ गए। हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी है। मेरे बेटे, मैं ठीक हूँ, अब तुम सो जाओ। भैया, मम्मा का बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटकर सो जाते हैं। अगली सुबह गोरी कवि उठ जाती है और वो अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है। मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं और एक मैं हमेशा पक्षियों का बुरा ही सोचती रहती हूँ। ऐ ऊपर वाले, मुझे क्षमा करना, मैं दोबारा किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगी। पूरे जंगल में जालिम चील का राज था। वो जंगल के सभी पक्षियों के बच्चे और अंडों को खा रही थी। जंगल के सभी पक्षी जालिम चील से बहुत परेशान थे, इसीलिए वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन चील की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तभी वहीं से कबूतर गुजर रहा था। कबूतर, मेरी बात सुनो, मेरे पास आओ। ये जालिम चील मुझे जरूर खाना चाहती होगी, इसीलिए धोखे से बुला रही है। कबूतर चील की बात सुने बिना ही वहाँ से लौट जाता है। कुछ दिनों बाद मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरता है। तोते, सुंदर मिट्ठू तोते, मेरी मदद करो। सुंदर मिट्ठू तोता तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, किसी और को उल्लू बनाओ। मिट्ठू तोता भी वहाँ से चला जाता है। सब मुझसे डरते हैं, पक्षी ये नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल में हूँ। कोई भी मुझे पानी नहीं ला कर दे रहा, कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। वो चील मुझे अपनी बातों में फंसा रही थी, मगर चिड़िया, मैं उसकी कोई भी बात सुने बिना वहाँ से भाग आया। परंतु मिठू भैया, हो सकता है वो चील किसी मुसीबत में हो, आपको उसकी मदद करना चाहिए थी। ना बाबा ना, मैं तो चील के पास से भी ना गुजरूं, वो बहुत जालिम चील है। मिठू की बात सुनकर चिड़िया के दिल में दया आती है और वो पहाड़ों की ओर चील के पास जाती है। चचा चील दी, क्या आप बीमार हो? हाँ चिड़िया, मुझे कई दिनों से बुखार है। कोई मुझे नदी से पानी ला दे, फिर ही मैं बचूंगी, वरना शायद मैं प्यास से ही मर जाऊं। चील दी, अगर मैं पानी ले आऊं तो आप मुझे खा तो नहीं जाओगी? नहीं नहीं चिड़िया, अब मैंने शिकार करना भी छोड़ दिया है। चाहे तुम मेरे पंख को हाथ लगाकर देख लो, मुझे बहुत तेज बुखार है। नहीं नहीं, छूने की कोई जरूरत नहीं। रानू चिड़िया डरते डरते मटका नदी पर ले जाती है और पानी भरकर चील के पास आती है। चील दी, ये रहा पानी, अब जितना चाहे उतना पानी पी लें। चील दी, अब मैं जाऊं? हाँ चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझ पर भरोसा किया। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया की पड़ोसन गोरी कवि बहुत लड़ाकी थी। वो नदी पर बैठी हुई थी। पास में उसका बेटा जग्गू कौवा भी खेल रहा था। तभी रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। तुम यहाँ क्या करने आई हो? ये जगह मेरी है।
नदी नाले और ये जंगल हम सबका साझा है। मेरी मामा ने मुझे यही बताया है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जग्गू, मेरे बहादुर बेटे, क्या गुड़िया की बातें सुन रहे हो? एक लगाओ इस गुड़िया के। अपनी माँ की बात सुनते हुए जग्गू कौवा आगे बढ़ता है। तभी गुड़िया अपनी चोंच जग्गू के सर में मारती है और वहाँ से भाग जाती है। हाय मम्मा, मारा, उस गुड़िया ने मुझे मारा। अरे जग्गू, तेरे तो सर से खून निकल रहा है। तू चल घर में, मैं देख कर आती हूँ इस गुड़िया की बच्ची को। गोरी कवि गुस्से में रानू चिड़िया के घर की ओर जाती है। मम्मा, सच में पहले लड़ाई जग्गू ने शुरू की थी। मैंने तो अपने आप को बचाने के लिए उसे चोंच मारी। खोलो खोलो दरवाजा चिड़िया की बच्ची, आज मैं नहीं छोड़ूंगी तेरी गुड़िया को। रानू चिड़िया गोरी कवि की बातें सुनकर डर जाती है। गुड़िया बेटी, तुम छुप जाओ, वो गोरी कवि आ गई है, वो छोड़ेगी नहीं किसी को। गुड़िया वहाँ छुप जाती है और रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। कहाँ है तुम्हारी वो गुड़िया? आज नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। उसने मेरे जग्गू के सर में चोंच मारकर उसका सर फाड़ दिया है। गोरी बहन, क्या हुआ? मेरी गुड़िया तो अभी तक घर नहीं आई। तो आ लेने दो उसे, मैं उसे जान से ही मार दूंगी। गोरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, चलो, हमें अब ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि गोरी कवि अब बदला जरूर लेगी। मम्मा, पर मेरा दोष नहीं है, लड़ाई उसने शुरू की थी। मामा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर निकलती है। रास्ते में उसे वही चील मिल जाती है जिसकी मदद कुछ दिन पहले चिड़िया ने की थी। चिड़िया चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? चील दी, मेरे पड़ोस में एक कवि रहती है। वो मेरी बेटी की जान की दुश्मन बनी बैठी है। वो मार देगी मेरी बेटी को, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। जालिम हमेशा कमजोर पर ही जुल्म करता है। तुम चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन है वो कवि। चील रानू चिड़िया को वापस ले जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कवि फिर से आ जाती है। निकल, बाहर निकल, गुड़िया की बच्ची, तेरी मौत आई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर चोंच उठाने की? चिड़िया के घर से चील बाहर निकलती है। कहाँ है मौत और किसे मारने आई है तू काली कवि? अच्छा चील चाची, आप यहाँ क्या कर रही हो? कान खोल कर सुन ले कवि, अगर चिड़िया और उसकी बेटी को दोबारा तंग किया तो तेरे बेटे को और तुझे साथ में खा जाऊंगी मैं। अब भाग यहाँ से, आई बड़ी काली कवि कहीं की। अच्छा चील दी, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर रानू चिड़िया भी बाहर आ जाती है। चील दीदी, आप जाएं, अगर दोबारा इस कवि ने मुझे तंग किया तो मैं आपको बता दूंगी। चिड़िया बहन, मैं तो ये पूछने आई थी कि तुम आज हांडी में क्या बना रही हो? मेरी और तुम्हारी लड़ाई खत्म। फिर गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है और रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मिठू तोता सुबह सवेरे अपने घर से निकलता है और कालू के आम के पेड़ से आम खाने लगता है। मिठू तोते ने अभी एक आम खाना शुरू ही किया था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। ओए मोटी चोंच वाले तोते, ये आम का पेड़ तेरे बाप का है जो इतने मजे से आम खा रहा है। ओए कौवे के बच्चे, आराम से बात करो। अगर ये पेड़ मेरे बाप का नहीं है तो तुम्हारे बाप का भी नहीं है। ये पेड़ जंगल का है और ये जंगल हम सबका साझा है। चल चल निकल यहाँ से, ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। ये पेड़ मेरे घर के पास है, मेरे सिवा कोई भी इस पेड़ से आम नहीं खा सकता। अच्छा, देख लूंगा मैं तुम्हें। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा मिठू तोते का छोड़ा हुआ आम खाने लगता है। चिड़िया, उस कालू कौवे ने मुझे भगा दिया, मुझे एक भी आम नहीं खाने दिया। मिठू भैया, कौन लड़ाई कर सकता है उस काले कौवे से? आप मेरे साथ चलिए, हम दाना खाने चलते हैं। तोते, वो कौवा किसी से दोस्ती नहीं करता, जो भी उससे दोस्ती करता है वो हमेशा नुकसान ही उठाता है। फिर वो तीनों दोस्त दाना ढूंढने चले जाते हैं। वो तीनों दोस्त किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ से दाना खाते हैं। एक दिन गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं हर रोज दाना खा खा कर उकता गई हूँ, आज मेरा फल खाने को मन कर रहा है। ठीक है गुड़िया, आज मैं अपनी बेटी के लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। मामा चिड़िया सीधा घर से निकलती है और सीधा कालू कौवे के पास जाती है। कौवे कौवे, आज मेरी गुड़िया का फल खाने को दिल कर रहा है, क्या मैं इस पेड़ से एक आम तोड़ लूं? ना ना, पंख ना लगाना इस पेड़ को, वरना मैं तुम्हारा पंख काट दूंगा।
कौवे भैया, एक आम दे देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। आज तुम आम लेकर जाओगी, कल कोई और आ जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रानू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया सीधा अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, आज मेरी गुड़िया मीठा फल मांग रही है। हम दाना लेने बाद में जाएंगे। पहले मेरी गुड़िया के लिए कहीं से मीठा फल ढूंढते हैं। चिड़िया, ऐसे मीठा फल मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम घने जंगल में जाएंगे, शायद वहाँ हमें कोई मीठा फल मिल जाए। फिर चिड़िया और कबूतर घने जंगल में जाते हैं। कबूतर को पुराने कुएं के पास एक अमरूद का पेड़ दिख जाता है। जब कबूतर और चिड़िया पेड़ के पास आते हैं तो उस पर पके हुए अमरूद देखकर बहुत खुश होते हैं। कबूतर भैया, इस पेड़ पर तो बहुत सारे अमरूद हैं। यहाँ से हम अपने लिए भी अमरूद लेकर जा सकते हैं। फिर वो दोनों अमरूद तोड़ते हैं और वापस घर चले जाते हैं। ऐसे दिन और रात गुजरते गए। कालू कौवा किसी को भी अपने पेड़ के पास ना आने देता और ना ही किसी से दोस्ती करता था। एक दिन कालू कौवे को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो अपने घर से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो उड़ नहीं पाता। ऐसे ही शाम हो जाती है। कोई भी कालू कौवे के पास नहीं आता, क्योंकि कालू कौवे ने तो किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाया था। पानी, कोई मुझे पानी पिला दे। शाम को जब मिट्ठू तोता वहाँ से गुजरता है तो खिड़की के पास कालू कौवे की आवाज सुनकर रुक जाता है। कौवे, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रहे हो? तोते तोते, मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं सकता, इसलिए तुम मुझे पानी ला दो। मुझे तेज बुखार है। तुम उड़ नहीं सकते? ये तो बहुत खुशी की बात है। इसका मतलब है मैं तुम्हारे आम खा सकता हूँ। मिट्ठू तोता उड़ता है और आम के पेड़ से जाकर मजे मजे से आम खाने लगता है। मजा ही आ गया। मैं एक आम रानू चिड़िया के लिए भी तोड़ लेता हूँ। मिट्ठू तोता एक आम लेकर रानू चिड़िया के घर जाता है। तोते, तुम ये आम कहाँ से ले आए हो? वो कालू कौवा तो किसी को पंख भी नहीं लगाने देता अपने आमों को। चिड़िया, खुशी की बात है, कालू कौवा बुखार से मर रहा है। वो तो अपने घोंसले से भी नहीं उड़ सकता। अब मैं हर रोज आम खाऊंगा। तोते भैया, बुरी बात है। कोई कितना भी बुरा क्यों न हो, मगर हमें मुश्किल में उसकी मदद करनी चाहिए। मैं अभी कालू कौवे के घर जा रही हूँ। फिर रानू चिड़िया घर से उड़ती है और कालू कौवे के घर जाती है। कौवे भैया, ले, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। चिड़िया, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे आज पानी न मिलता तो शायद मैं रात को मर जाता। फिर कालू कौवा पानी पी लेता है। मेरे पास तो बुखार की दवा नहीं है, मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। चिड़िया बहन, अभी कल ही तो उस कौवे ने मुझे मारा था। मैंने उसके पेड़ से एक आम खाया था। मैं भी उसे दवा नहीं दूंगी। बुलबुल बहन, वो बुरा है, मगर हम तो बुरे नहीं हैं। हमें उसकी मदद करना चाहिए। रानू चिड़िया किसी तरह बुलबुल से दवा ले आती है और कालू कौवे को पिला देती है। दूसरे दिन कालू कौवा स्वस्थ हो गया था और वो तीनों से माफी मांगता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मेरे दोस्तों। मैंने आम खाने के लिए तुम सबसे लड़ाई की। अब मुझे पता चल गया है कि अकेले जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल समय में सिर्फ दोस्त ही काम आते हैं। फिर वो सब कालू कौवे को माफ कर देते हैं।